हेलो एवरीवन, दिस इज मैं सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हमने स्टार्ट किया हुआ था द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसके अंदर सेक्शन 10 तक हमने कवर कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 11, 12 और 13 को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बेयर एक्ट के साथ, सेक्शन 11 के साथ। 11 आपका बोलता है स्टिपुलेशन एज टू द टाइम। अगर कोई भी आपकी स्टिपुलेशन आपने रखी हुई है वो आपकी टाइम के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसके लिए वो एसेंस है कि नहीं है, कि आपको जो पेमेंट करनी है, आपने जो डिलीवरी लेनी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए कितनी वैल्यू रखती है उसके रिगार्डिंग। जनरली जो आपका टाइम है वो आपका मैटर नहीं करता है, वो आपकी इररिलेवेंट होती है चीज़ें। क्या बोल रहा है? Unless a different intention appear from the terms of the contract, the stipulation as to the time of the payment are not deemed to be the essence of the contract of sale. जनरल रूल क्या आपका कि इट इज नॉट द एसेंस अनलेस एंड अंटिल द स्पेसिफिक टाइम वाज मेंशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब तक आप क्या कर रहे हो कि जो आपकी टाइम ऑफ पेमेंट है, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अंदर उसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर देते कि आपको इस टाइम पे पेमेंट कर देनी है, इस टाइम तक आपको वो डिलीवरी कर देनी है, तब तक वो आपका एसेंस नहीं समझा जाएगा। इन केस अगर आपने एसेंस उसके अंदर डाल दिया है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ। अगर वो आपने टाइम डाल दिया था कि इस टाइम तक आपने वो काम कर देना है और उसकी ब्रीच हो रही है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको आप मान भी सकते हो कि हाँ चलो और कहीं पे मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा, उसको परफॉर्म कर लेते हैं, तो वो आपका वॉइड की जगह वैलिड भी करवाया जा सकता है और उसको आप वॉइड भी कर सकते हो कि नहीं जी मेरे को नहीं चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए था उस टाइम तो आपने दिया नहीं, अब उसको लेट कर रहे हो। लेट करोगे उस सिचुएशन में क्या है, उसको आप वॉइड भी कर सकते हो। तो सेक्शन 55 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर उसको टाइम एसेंस के रिगार्डिंग बात कर रखी है। ये आपका सेक्शन 11 था, सिंपल सा सेक्शन है। अब बात कर रहे हैं आपका सेक्शन 12 और 13। 12 आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर कंडीशन और वारंटी। जब भी कोई सेलर है उस प्रॉपर्टी को बेचेगा, अपनी किसी भी प्रॉपर्टी जो गुड्स है उसको बेच रहा है या फिर जो बायर है वो खरीद रहा है, उस टाइम पे की दो स्टेटमेंट रहती हैं, एक रिगार्डिंग द वारंटी, दूसरी आपकी रिगार्डिंग टू द कंडीशन, कि वो आपकी कंडीशन क्या रहेंगी और उसकी वारंटी क्या रहेगी। वो सेक्शन 12 के अंदर हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 12 आपका किसकी बात कर रहा है कि ऐसी कंडीशन होगी जो आपकी स्टिपुलेशन है एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसके रिगार्डिंग। चलिए पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज कर लेते हैं। बेयर एक्ट का आपका फर्स्ट पॉइंट है, बोलता है स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू द गुड्स विच आर द सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी कंडीशन और द वारंटी। यहाँ पे आपकी दो तरीके की टर्म्स हो सकती हैं जिसके अंदर गुड्स को आप रेफर करके बोलते हो कि हाँ ये गुड्स मेरे को इस टाइम पे चाहिए, इस टाइम तक चाहिए। किन के रिगार्डिंग आप जो भी स्टेटमेंट दोगे, दो स्टेटमेंट आपकी आती है, या तो कंडीशन के रिगार्डिंग या फिर उसकी वारंटी के रिगार्डिंग। तो जो कंडीशन है वो आपकी मेन बात कर रहा है कि कंडीशन क्या होंगी, ऐसी कोई भी स्टिपुलेशन जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए सबसे एसेंशियल पार्ट है। मतलब वो जो बंदा है जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, जो बायर है, वो बंदा सेलर को ये बात कम्युनिकेट कर दे रहा है कि वो प्रॉपर्टी मैं क्यों खरीद रहा हूँ, उसका मेन पर्पस जो है खरीदने का, उसके रिगार्डिंग वो बात कर रहा है। मान लेते किसी की शादी हो रही है, रवि है हमारा, उसकी शादी होने वाली है थोड़े दिन में। अगर वो शेरवानी आज से ही ऑर्डर करके बैठ गया कि मेरे को मेरी शादी के 4 दिन पहले आप मेरे को दे देना, अब इसने कंडीशन दे दी और मेन पर्पस बता दिया कि मेरे को शादी में डालनी है और शादी के लिए ही मेरे को चाहिए। अब उसको मेन पर्पस वो कम्युनिकेशन कर चुका है, उसके इसमें बोल रहा है कि मैंने वो प्रॉपर्टी क्यों खरीदी, उसके रिगार्डिंग उसने टाइम एसेंशियल दे दिया कि मेरे को उस टाइम तक चाहिए, 4 दिन पहले। अगर इनकेस वो लूज करवानी होगी, इनकेस वो मेरे को टाइट करवानी होगी, तो उस सिचुएशन क्या है कि मेरे को वो टाइम सफिशिएंटली मिल सके, इनफ टाइम मेरे पास हो सके, इसलिए मेरे को वो आप 4 दिन पहले दे देना। अब इन केस अगर जो सेलर है वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है शादी के 1 घंटे पहले, जिस दिन आपकी डिपार्चर ऑफ द बारात होनी है उसके आप 1 घंटे पहले दे रहे हो, उस सिचुएशन में क्या करोगे? और ऊपर से क्या है, जो प्रॉपर्टी आपने डिलीवर करी एक तो लेट, ऊपर से वो बहुत टाइट है, उनको आ ही नहीं रही है, तो क्या कर सकते हैं? रवि का राइट है यहाँ पे कि वो उस कंडीशन को जो ब्रीच हो रखी है उसके केस में उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट करेगा और उसके लिए जितना भी उसका डैमेज होगा उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। तो ऐसी ही कंडीशन आपकी सेक्शन 12 में लिखी हुई, देख लेते हैं क्या है। बोलता है कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो आपकी शेरवानी ऑर्डर की गई थी वो शादी में डालनी है, वो आपका एसेंशियल था, मेन पर्पस आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। अब उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रवि का राइट है कि वो उस टाइम पे जब 4 घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले लेके आ रहे हो, उनका राइट है कि वो उस कंडीशन के ब्रीच के लिए उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आप रिप्यूडिएट कर सकते हो, वो गुड्स को आप
वापस कर सकते हो और उसके लिए क्लेम कर सकते हो डैमेज, कि मेरे को अब उसी टाइम पे खड़े पैर मेरे को वो कोई चीज़ अगर रेडीमेड लेके आनी है उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा पेमेंट जो करी जाएगी वो बंदा जो बायर है अभी वो सेलर से रिकवर कर लेगा, मतलब डैमेज भी क्लेम कर लेगा। अब दूसरी बात हो रही है आपकी थर्ड क्लोज के अंदर किसी भी वारंटी के रिगार्डिंग, कि वारंटी क्या है कि ऐसी कोई स्टिपुलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है उसके कोलेटरल में है, कि यहाँ पे आपकी दो चीज़ें आती हैं एक तरीके की, कि कोई भी जो आप सेलर होगा ना अपने आप वो आपको एक ऑफर दे रहा है कि मैं आपको इतने दिन की गारंटी देता हूँ कि इतने दिन में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उस प्रॉपर्टी को मैं ठीक करके दूंगा, वो रिगार्डिंग आपकी स्टिपुलेशन के केस में है। स्टिपुलेशन क्या बोल रही है, जो आपकी थर्ड केस है वारंटी, वो बोलते हैं वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का उसके कोलेटरल में आ रही है। प्लस आपकी क्या बोल रहा है, द ब्रीच ऑफ विच इज गिव राइट टू द क्लेम फॉर द डैमेज। अब इन केस अगर ब्रीच हो रही है किसी वारंटी की तो क्या करेगा, उस पार्टी मतलब जो बायर है वो उसके पास ऐसा राइट नहीं होगा कि वो उस गुड्स को रिजेक्ट करे या फिर उसको पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट करे, ऐसा कुछ राइट नहीं रहेगा, लेकिन वो उसके पास राइट रहेगा कि सिर्फ वो डैमेज क्लेम कर सकता है उसके केस में। मतलब जहां पे भी आपका ना एक तरीके का मोबाइल खरीदने गए हो तो मोबाइल के खरीदने के ऊपर आपको क्या मिलेगी कि वारंटी मिलती है 1 साल की फ़ोन की, अगर इन केस में आपका फ़ोन खराब हो गया तो 1 साल के अंदर उसको ठीक करके देते हैं, वो 1 साल तक ठीक करके देंगे, 7 दिन तक उनको रिप्लेस करके देते हैं। तो जो सेलर ने खुद ने ऑफर करी है एक वारंटी कि हम लोग इसके ऊपर एक वारंटी दे रहे हैं, वो आपकी चीज़ 1 साल के लिए मोबाइल को ठीक करना, ईयरफोन, बैटरी वगैरह उसके लिए आप 6 महीने के लिए क्लेम करोगे। अगर इन केस अगर ब्रीच हो रहा है मतलब आपकी 1 साल के अंदर फ़ोन खराब हो गया तो उसको क्या करोगे, आप क्लेम फॉर डैमेज कर सकते हो, उसकी गुड्स को आप रिजेक्ट नहीं करोगे, वापस नहीं करी जाएगी। लेकिन उसकी भी एक एक्सेप्शन है, इन केस अगर वो ठीक नहीं हो रहा, एजेंसी में भेज दिया, कहीं पे भी भेज दिया, वो फ़ोन आपका ठीक हो ही नहीं रहा है किसी भी चांस में, तब आप क्या करोगे, उसकी रिप्लेसमेंट करी जाएगी। अदरवाइज उसको आप सिर्फ वारंटी का ब्रीच समझोगे, जिसकी आप उस गुड्स को आप रिप्यूडिएट नहीं करोगे, उसके कॉन्ट्रैक्ट को, उसकी गुड्स को आप रिजेक्ट नहीं करोगे, वापस नहीं दे सकते, सिर्फ आपका राइट रहेगा क्लेम फॉर द डैमेज के रिगार्डिंग। ये जो बात बोली गई थी आपके सेवंस का हैंडल बैंकन के केस में बोली गई थी वर्सेस मेसर्स इंडियन चार्ज फ्रॉम 1994 सुप्रीम कोर्ट के केस में, ये आपके बेरक में लिखा हुआ है, उसको आप चेक कर लेना। आपका सेक्शन 12 था जिसके अंदर सिर्फ कंडीशन और वारंटी के रिगार्डिंग बात कर रहा है। फोर्थ आपका क्लोज आपका इसी के अंदर दे रखा है, वेदर ए स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कंडीशन और वारंटी डिपेंड ऑन ईच केस, हर एक केस के ऊपर आपकी डिपेंड करती है कि वो आपकी कंडीशन थी वहां पे या फिर वो आपकी वारंटी थी। ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ए स्टिपुलेशन मे बी ए कंडीशन दो कॉल्ड ए वारंटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट। इन केस अगर इसको आप ब्रीच करोगे तो आप इसके तरीके उसको ट्रीट कर सकते हो, वो आपके सेक्शन 13 में बोल रहा है। अब सेक्शन 13 आपका क्या बात कर रहा है, बोलता है व्हेन द कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, अगर इन केस कंडीशन का ब्रीच हो रहा है लेकिन उसको आप ट्रीट कर रहे हो खुद ही कि वो एज ए वारंटी की ट्रीट की तरह इफेक्ट करे। आपने जब शादी के रिगार्डिंग रवि ने जो वो आपकी शेरवानी ऑर्डर की हुई थी उसको 4 घंटे पहले मिल रही है, अगर इन केस उसके बाद जनरल राइट तो ये है ना कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को और कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकता है, लेकिन उसके पास दूसरा राइट भी है कि उसको समझ लेगा कि कंडीशन की तरह नहीं बल्कि वारंटी का ही ब्रीच हुआ है, उस गुड्स को रख लेता हूं लेकिन मैं उसके रिगार्डिंग साथ में क्या करूंगा, गुड्स तो रखेगा, कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं करेगा लेकिन वो डैमेज क्लेम कर लेगा। ऐसा कुछ सेक्शन 13 के अंदर लिखा हुआ है, देख लेते हैं पहले क्या बोल रहे हैं। 13 आपका बोलता है व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज द वारंटी। फर्स्ट आपका बोलता है वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसी दी गई थी कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर स्टिपुलेशन ऐसी है कि वो कंडीशन है जो कि आपका किसी मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे एसेंशियल चीज है, वो द बायर में वेव। अब आपका क्या हो रहा है कि जो बायर बंदा है जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसके पास वो प्रॉपर्टी भेजी गई थी, डिलीवर करी गई थी, वो बंदा उसका राइट है कि वेव कर सकता है द कंडीशन, उस कंडीशन को वेव कर देगा और उसको समझ लेगा कि वारंटी की तरह है, सिर्फ मैं उसकी गुड्स को रख लेता हूं और डैमेज के लिए क्लेम कर लेता हूं। ये आपका फर्स्ट क्लोज है। सेकंड आपका बोलता है इलेक्ट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज द ब्रीच ऑफ द वारंटी। अब उसकी खुद की मर्जी है कि जो उसका ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रखा है उसको ऐसे समझ लेगा कि वो ब्रीच ऑफ वारंटी हो रखा है, जैसे वेव का केस है वैसा ही सेम है।
सेकंड आपकी इसके अंदर लिखी हुई है, और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ द वारंटी, इसको अंडरलाइन करके सेकंड पॉइंट लिख लो, एंड नोट एज ए ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड। अब उसको रिपुडिएट ना करके उसको उठा के सीधा वो क्या करेगा, डैमेज क्लेम कर लेगा, प्रॉपर्टी को रख लेगा। सेकंड क्लॉज बोलता है वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल। अब इसके अंदर एक एग्जांपल है कि कोई कंक्रीट के रिगार्डिंग लेके चल रहे हैं कि अगर आपने कोई क्या किया है कि कुछ कंक्रीट का बोला हुआ है कि मेरे को छत को बनाने के पर्पज से इसी कंपनी का आपको अल्ट्राटेक की सीमेंट चाहिए, इसके अंदर इस तरीके का आप बजरी को यूज करोगे, इसके साथ का इसके अंदर रेता यूज करोगे, रेड वाला है ना भैया वो सिर्फ यूज करना। इन केस अगर उसको मिक्स कर दिया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, उसको क्या अलग कर सकते हो, वो आपका नॉट सेवरेबल है कि वहां पे उसको आप अलग ही नहीं कर सकते हो। ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है तब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि उसके अंदर रेड कलर का जो रहता है वो सरिया किसी स्पेसिफिक कंपनी का और सिर्फ अल्ट्राटेक जो कंपनी की सीमेंट है उसी को यूज करके उसका कंक्रीट आप तैयार करोगे। लेकिन आपका क्या कर रहा है, जो पार्टी है उसने उसको मिक्स कर दिया किसी और एनी अदर कंपनी के साथ। अब सीमेंट दूसरी थी, अब उसको छान के आप अलग नहीं कर सकते। अगर इन केस वो नॉट सेवरेबल है तो वहां पे भी एक तरीके का ऑप्शन है कि जो कंडीशन है उसकी ब्रीच को आप एज ए वारंटी की तरह ट्रीट कर लोगे। ये लिखा हुआ है, बोलता वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल। अगर इन केस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऐसा है जिसको आप सीवियर नहीं कर सकते, जिनको आप अलग नहीं कर सकते, वो द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और द पार्ट देयर ऑफ, उसकी अब बायर की खुद की मर्जी है कि या तो उसको पूरे को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी को वो छोड़ देगा। एंड द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज द ब्रीच ऑफ द वारंटी। इसके तरीके की किसी भी सिचुएशन के अंदर ब्रीच ऑफ, एक्चुअल में ब्रीच ऑफ कंडीशन थी लेकिन उसको जो बायर है वो ट्रीट कर सकता है एज ए ब्रीच ऑफ द वारंटी। एंड ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड, अब उसके अंदर क्या होगा कि नॉट एज ए ग्राउंड फॉर द रिजेक्टिंग द गुड्स एंड ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज ए रिपुडिएटेड। अगर उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो रखी है टर्म्स उसकी जो रिजेक्ट हुई है उसके अंदर जो कंडीशन ब्रीच हुई हैं उनको अगर वो वेव करके या फिर उसकी ब्रीच ऑफ कंडीशन को इस तरीके से माने कि वो ब्रीच ऑफ वारंटी है और जहां पे सेवरेबल नहीं हो रही है, उन सिचुएशन में अगर मान ले कि कंडीशन की बजाय वो वारंटी टूट रखी है, वारंटी की कंडीशन जितनी थी उनको ब्रीच हो रखा है, उस केस में उसके पास राइट सिर्फ यही वाला रहेगा, क्लेम फॉर द डैमेज। वो उसको रिप्यूडिएट नहीं कर सकता, उसकी गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने पहले उसको चूज कर लिया, उसका खुद का राइट था, वॉलंटरली उसने चूज कर रखी चीज। अनलेस देयर इज अ टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू दैट इफेक्ट, उसके लिए जब तक वो राइटिंग में उसको एक्सप्रेसली अपने जितने भी उसके विचार हैं उनको वो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली उस सेलर के आगे उसको प्रोड्यूस कर देगा, उसके बाद उसको आप ट्रीट कर लोगे कि जैसे एक कंडीशन टूटी है लेकिन उसको ट्रीट करोगे आप जैसे कि एक वारंटी का ब्रीच हुआ है, वो सेम। लास्ट वाला अपने आप कर लेना, आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखा नथिंग इज इन दिस सेक्शन, मतलब इस सेक्शन 13 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो इफेक्ट कर सके shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by the law। मतलब अगर कोई भी ऐसा लॉ स्पेसिफिकली है जिसने इसकी ब्रीच के लिए कुछ एक्सक्यूज दिए हुए हैं कि इनको आप इस तरीके से ही ट्रीट करोगे तो उनको ये सेक्शन इफेक्ट नहीं करेगा, वो एज इट इज आपके इंटैक्ट रहेंगे बाय द रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। इनकेस अगर इम्पॉसिबिलिटी होगी है, पहले आपने कोई गाड़ी खरीदने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, आपने बोला कि मेरे को शादी के टाइम पे ही चाहिए वो प्रॉपर्टी, मेरे को शादी वाले दिन मेरे को पहुंचा देना, मेरी बारात जो जाएगी उसी गाड़ी के अंदर जाएगी। अब एक्ट ऑफ गॉड की वजह से वो जो एग्रीमेंट तो हो रखा था आपका सेल के लिए, वो आपका इस तरीके से डैमेज होगा कि वो गाड़ी जो थी वो आपकी टोटली डैमेज हो गई है। जो पीछे के सेक्शन में पढ़ा था ना कि अगर वो प्रॉपर्टी आपकी पेरिश हो जाती है आफ्टर द एग्रीमेंट बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब उसकी डिलीवरी होने से पहले लेकिन एग्रीमेंट के बाद अगर इन केस वो डैमेज होगा तो वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। वो सेक्शन आपका 56 आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इन केस अगर इम्पॉसिबिलिटी होगी उस प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की तो उसको ये सेक्शन आप इफेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी आपका जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वही आपका ब्रीच हो रखा है, मतलब वो अगर डैमेज होकर खत्म होगा तो आप इसको परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो सेक्शन 13 के फोर्थ क्लॉज के अंदर लिखा है कि ये सेक्शन आप उन प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करेगा, वो एज इट इज आपके इंटैक्ट करेंगे। अगर इनकेस अगर वो प्रॉपर्टी आपकी इम्पॉसिबल होगी है परफॉर्म करवाना, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स आपकी इम्पॉसिबल है सेक्शन 56 के अंदर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करोगे कि कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ आपका क्या होगा, बिकम्स वॉइड हो जाएगा, आपका वो एग्रीमेंट सेक्शन 13 उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा।
ये आपके सेक्शन 11, 12 और 13 के अंदर था। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और दूसरा यार, इसको लाइक शेयर और कमेंट किया करो, चैनल को भी, चैनल के ऊपर जितनी वीडियोस आ रही हैं उनको आप शेयर करो ताकि मेरा एनकरेजमेंट बढ़े। और कमेंट करके बताओ मेरे को कि किस तरीके की वीडियोस आ रही हैं। और कोई एनी अदर, अगर आपको कोई भी टॉपिक है ना कि पर्टिकुलरली मेरे को टॉपिक पढ़ना है, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। उसके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक कोई वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।